सो गाइज़ कैसे आप सब। आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। गाइज़ आज देखिए आपकी करंट अफेयर्स की ये 5वीं क्लास होगी। जैसे कि आपकी क्लासेस चल रहे हैं कंटिन्यू, और मैं लास्ट वीडियोस की तरह ही इसमें पढ़ाऊँगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताता रहूँगा। हिंदी में तो आपके सामने लिखा हुआ है ये स्क्रीन पर, बट आपको इंग्लिश जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताई थी, हर एक वर्ड की हर एक चीज़ की इंग्लिश बताई थी, ताकि हिंदी और इंग्लिश वालों की प्रॉब्लम ना रहे। सो गाइज़ उसी तरीके से हम आज भी पढ़ेंगे। जो जो मुझे ट्रिकी वर्ड्स लगेंगे या मुझे लगेगा कि इनमें हिंदी की ज़रूरत है, सॉरी इंग्लिश बताने की, इनके मीनिंग बताने की ज़रूरत है, वो मैं आज भी बताऊंगा। अब देखिए गाइज, हम इसमें देखिए कवर काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे जो अभी तक हॉट टॉपिक बने हुए हैं, जैसे CAA हो गया, NRC हो गया, या श्री राम जन्मभूमि का विवाद हो गया, अयोध्या विवाद हो गया, मुस्लिम महिला अधिनियम वगैरह हो गया 2019 जो है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में गाइज थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले देखिए हेडिंग लिखी हुई है ऊपर। क्या हेडिंग है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। सो गाइस नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए नीचे इसके एक्सप्लेन हुआ है थोड़ा सा, इसमें लिखा है नागरिकता संशोधन बिल। गाइस ये CAA को ही बोलते हैं, CAB। आप समझ जाना कि मतलब इसे ही बोला है, CAB और CAA अलग मत समझना, CAA को ही CAB बोल लेते हैं, लेकिन CAB की फुल फॉर्म क्या होती है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ऊपर वाले में एक्ट है और नीचे वाले में बिल का चेंज है बस। तो गाइस देखिए क्या हुआ था, कब हुआ था, ये पढ़ते हैं आगे। सो गाइस 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। सो गाइस CAB जो था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और बिल यू कैन से, ये जो था ये कब पारित हुआ था? सबसे पहले लोकसभा में। देखिए हमारे जो है सदन के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा जो है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। यानी जब भी कोई बिल बनता है, जब भी कोई कानून बनता है नया, तो दोनों के दोनों सदनों में पहले पास होता है, उसके बाद लास्ट में जाकर जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद एक कानून बनता है। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है एक एक्ट और एक कानून बनने का। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लोकसभा में बिल बनता है, सबसे पहले लोकसभा में बिल बना, फिर 9 दिसंबर को, और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ ये बिल। ठीक है गाइज, लेकिन हुआ जो है ये कब हुआ है? 2019 में। आगे देखिए, इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, एक अधिनियम था 1955 के नाम से, उसमें संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक देखिए, विधेयक को इंग्लिश में बिल ही बोलते हैं, विधेयक होता है मतलब बिल। विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। सो गाइस देखिए कितने दिन में हुआ ये, ज़रा ये देखिए, इतनी स्पीड से हुआ, शायद इतनी स्पीड से तो कोई बिल नहीं होते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इतनी स्पीड से काम हुआ है इस पर। लोकसभा में 9 दिसंबर को, फिर 2 दिन बाद राज्यसभा से पारित हुआ। पहले लोकसभा से हुआ 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को राज्यसभा से हुआ, और नेक्स्ट अगले ही दिन 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति के ये हस्ताक्षर हो गए और ये कानून बन गया। सो गाइस कितना दिन लगे इसमें? 9, 10, 11, 12, 4 दिन के अंदर एक कानून बना दिया। देखिए गाइस आगे क्या है, इस अधिनियम द्वारा, देखिए इसका होगा कैसे, ये का फ़ायदा क्या है? देखिए हमारे देश वालों को कुछ फ़ायदा है, इसका हमारे देश वालों को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। पहले तो ये सुन लीजिए, CAA का हमारे देश वाले को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा है जो आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के आसपास रह रहे हैं, जैसा पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश या चाइना, कोई भी देश हो गया, उनमें अल्पसंख्यक के रूप में, यानी माइनॉरिटी के रूप में रह रहे हैं लोग किसी भी धर्म के, तो उन लोगों को हम अपने देश की नागरिकता देंगे। ये बिल इसलिए बनाया गया ताकि बाहर से आए हुए लोगों को अपने देश की नागरिकता हम दे सकें। इनमें कौन कौन होंगे? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, वो सभी होंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए CAA से हमारे देश वालों को फ़ायदा नहीं है, CAA से उन लोगों को फ़ायदा है जो दूसरे देशों में प्रताड़ित किए जाते हैं, या उनके राइट्स वगैरह छीने जाते हैं, या वो परेशान हैं और हमारे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं। सो ये तो समझ गए गाइज, ये बिल किसके लिए है? उन लोगों के लिए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यू कैन से। सो गाइस देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, है क्या ये?
31 अगस्त 2019। गाइस ये डेट वगैरह याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। 31 अगस्त यानी अगस्त का महीना जिसमें स्वतंत्रता दिवस होता है, 15 अगस्त होता है, उस टाइम की बात है। एनआरसी जो लागू हुआ था उस टाइम पर हुआ था। तो महीने के बिल्कुल लास्ट में, लास्ट कौन सा होता है, 31 होता है। 31 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की अंकित सूची जारी की गई। अब देखिए क्या जारी की गई, किस तरीके से जारी की गई, कौन कौन इसमें शामिल किए थे। देखिए इसमें जो है एनआरसी के अंतिम सूची में शामिल करने के लिए 3,11,21,000 लोगों को योग्य पाया गया। एनआरसी की लिस्ट में जो सिटीजन माने गए हैं हमारे देश के, उसमें इतने लोग योग्य पाए गए, यानी 3,11,00,000। जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं आए। जितनी भी सूची बनाई थी, जो सबसे लास्ट मेरिट लगी थी, सबसे लास्ट की जो सूची आई थी, उसमें कम से कम 19 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश के नहीं थे। यानी वो हो सकते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, जो इलीगली मतलब हमारे देश में रह रहे हों। उस सूची के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ गाइस। वैसे उन्हें पता होगा कि वो रह रहे हैं थे या नहीं। फिर क्या है गाइस, कुल 3,30,27,000 लोगों ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। जो फॉर्म भरा था एनआरसी के लिए कि हम जो है सिटीजन हैं इंडिया के, इसके लिए जो फॉर्म भरा था इतने लोगों ने भरा था, 3,30,00,000 के अराउंड ने, ठीक है। लेकिन शामिल कितने हुए, कितने लीगल पाए गए कि एक्चुअल में जो इंडिया में रहने वाले थे वो पाए गए 3,11,00,000, और 19 लाख से ज़्यादा लोग इलीगल इसके अकॉर्डिंग पाए गए। आगे देखिए, अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले से ही असम के नागरिक हैं। यानी 1971 से जो पहले से ही हमारे देश में रह रहे थे ना, तो ओनली उनके जो है लास्ट सूची में उनके नाम शामिल किए गए। या उनके पूर्व राज्य में रहते थे, या तो वो रहते थे या उनके पूर्वज, उनके एल्डर्स जो भी होंगे। अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के समक्ष अपील कर सकते हैं। ये एक संस्था है, तो इसमें जो है अपील कर सकते हैं कि हम इसी देश के जो हैं नागरिक हैं, और कुछ सबूत उन्हें दिखाने होंगे तभी वो नागरिक वगैरह माने जाएंगे। आगे देखिएगा, इस असम में अवैध प्रवासियों की पहचान यानी इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं जिन्हें, असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से 1979 टू 85 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया। यानी ये आंदोलन पहले भी चल चुका है कि मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है, इलीगली रह रहे हैं, उन्हें मतलब यहाँ से या तो लीगल बनाया जाए, यहाँ से मतलब हटाया जाए हमारे यहाँ से, देश से, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर से हुआ। और ये ख़त्म हो गया था एक बार, उस टाइम पर जो है असम समझौते के नाम से एक समझौता हो गया था। फिर क्या है गाइस, आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में असम के लोक सेवा अधिकारी हितेश देश शर्मा एनआरसी के नए राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए। अब देखिए, समन्वयक जो वर्ड है शायद ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, अब मैं इंग्लिश में बताऊंगा, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर यानी राज्य समन्वयक, इसका मतलब है स्टेट कोऑर्डिनेटर, राज्य समन्वयक का मतलब। सो स्टेट कोऑर्डिनेटर ये थे। आगे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। सो गाइज कब हुई थी ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी यानी उसकी टेक केयर के लिए ट्रस्ट की घोषणा की। एक ट्रस्ट बनाया जो श्री राम जन्मभूमि में जो ये मंदिर जो बनने वाला है तो उसकी जो है जो देखरेख कर सके। इस ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ नाम दिया गया और इस ट्रस्ट का एक नाम रखा गया, जैसा हर एक टीम का हर एक चीज़ का एक नाम होता है, इसका नाम क्या रखा गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। तो इसका ये नाम रखा गया, नाम ध्यान रखिएगा। फिर क्या था, यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण और उससे संबंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी देखिए, जिस एरिया में जितने एरिया में ये मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर उस एरिया में किसी का घर, किसी की दुकान, मकान कुछ भी आता है तो उसे वो हटा सकते हैं, उन्हें इतना अधिकार है उन्हें। हालांकि ऐसे नहीं कि वो उखाड़ कर फेंक दें, यानी उन्हें एक अच्छा मुआवजा पैसा वगैरह देकर कहीं और घर दिलाकर किसी भी तरीके से, यानी अगर वो उस एरिया में आते हैं तो उन्हें जो है
मतलब हटा सकते हैं। ये नहीं कि उनकी चलेगी कि मतलब कुछ हो सकता है कुछ लोग कहने लगे हमें यहीं घर रखना है, हमें नहीं हटाना, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो है जो ट्रस्ट है हमारा, ये ट्रस्ट जो बनाया गया है ओनली वही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा कि क्या हटना है, कहाँ कहाँ तक मंदिर का निर्माण होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, यानी इसमें जो टेक केयर जो केयर करने वाले होंगे गाइज, तो इसमें जो है कि देखिए ट्रस्टी को क्या बोलेंगे, देखभाल करने वाले। जो देखभाल करने वाले बोलते हैं, देखभाल करना होता है उन्हें ट्रस्टी बोलते हैं। जैसे कि ट्रस्टी इंग्लिश का वर्ड है इसलिए मैंने हिंदी में बता दिया इसका। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। महंत नृत्य गोपाल दास, जो महंत नृत्य गोपाल दास है इन्हें क्या बनाया गया है, ट्रस्ट का अध्यक्ष, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है ट्रस्ट का। जो मेन बंदा होगा इस 15 लोगों की टीम में, जो मेन बंदा है वो कौन है, महंत नृत्य गोपाल दास, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और चंपत राय को, जो चंपत राय हैं, देखिए नाम तो सही मतलब ये है कि आप भूलोगे नहीं, इस तरह का नाम है थोड़ा सा, ठीक है, कोई नॉर्मल नाम नहीं। चंपत राय, मूवीज़ वगैरह में भी चंपत काफ़ी नाम होता रहता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चंपत राय को क्या बनाया गया, महासचिव। महासचिव को क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया, चंपत राय को, राइट। अब आगे देखिए, दलित सदस्य के रूप में बिहार के कमेश्वर चौपाल को चुना गया। जो इनमें एक दलित को बताया गया है तो वो जो है बिहार से चुने गए हैं, कामेश्वर। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, अयोध्या विवाद। ये अयोध्या विवाद कब से था, क्या था, इसके बारे में हम देखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब आया, देखिएगा 30 दिसंबर 2010, यानी अब से तकरीबन अप्रोक्स 10 साल पहले 2010 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो मुसलमानों की तरफ से एक बोर्ड बनाया गया जो इसकी जो है अपना फेवर कर रहा था कि उस पर अपना ये हक जता रहे थे कि इस ज़मीन पर 2.77 एकड़ ज़मीन जो है वो उनके हक की है, मतलब उनकी है। निर्मोही अखाड़ा के नाम से ये था। और रामलला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। देखिए हुआ क्या था, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है अयोध्या में विवादित ज़मीन थी 2.77 एकड़, ठीक है, और उस ज़मीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसका नाम था निर्मोही अखाड़ा, इसके नाम से था ये, और रामलला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। एक तो निर्मोही अखाड़ा था और दूसरा था रामलला विराजमान, इन दोनों के बीच इस ज़मीन को आधी आधी बांटने का आदेश दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसे क्या किया गया, इसे चुनौती दे दी गई कि भाई ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, आधी आधी ज़मीन नहीं लेंगे, हम चुनौती करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, ऐसे करके किसी ने, इन दोनों ने या किसी पक्ष ने कहा इनमें से। फिर पॉइंट क्या है नेक्स्ट, 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या की विवादित भूमि के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस तारीख को बिल्कुल ध्यान रखिएगा गाइज, 2019 यानी पिछले ही साल 2019 में 9 नवंबर को ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर को इस विवादित भूमि को मामले को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूरी 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन पर रामलला विराजमान जो कमेटी थी उसका हक माना। साथ ही मुस्लिम पक्ष को क्या किया गया, मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया। यानी 2.77 एकड़ ज़मीन जो है ये रामलला वाले बोर्ड में चली गई और जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड था उसे 5 एकड़ ज़मीन, यानी इससे तकरीबन दुगनी ज़मीन उसी शहर में दी गई, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट ने इस मामले में पहले पक्षकार गोपाल सिंह विशारद को उनके निधन के 33 साल बाद पूजा करने का हक प्रदान किया। यानी जब ये जो इनका ध्यान रखिएगा गाइस, नाम इनका नाम क्या है, ये पहले पक्षकार थे जो इनका पक्ष ले रहे थे कि यहाँ पर जो राम जन्मभूमि है इस तरीके से करके, तो इनका नाम याद रखिएगा गोपाल सिंह जी का, कि ये जो है पहले पक्षकार थे और इनके मरने के 33 साल बाद अभी ये जो है हक प्रदान हुआ है। अब देखिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट है, महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। अब इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया, ये ऊपर हमने देख लिया था। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है गाइज, मुस्लिम महिला अधिनियम।
यानी मुस्लिम विमेंस एक्ट, अधिनियम को हम एक्ट ही बोल लेते हैं। 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला, देखिए ये जो है 2019 में ही हुए हैं ये दोनों तीनों चारों जितने भी मैंने काम बताए हैं, और इन्हें बिल्कुल गाइस ध्यान रखिएगा, इनकी डेट वगैरह ध्यान रखिएगा। 31 जुलाई यानी जब हमारे स्कूल वगैरह खुलते हैं, मुस्लिम महिला अधिनियम कब बनाया गया, जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं 1 जुलाई को, उसी महीने में बिल्कुल लास्ट में जाकर यानी 31 जुलाई को 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक यानी बिल 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये जो बिल जो पारित हुआ गाइस, ये कब हुआ था, 31 जुलाई 2019 को। और जैसे मैंने बताया 2 सदनों में पास होने के बाद राज्यसभा लोकसभा फिर जाता है, जो भी कानून बनता है वो जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के जब साइन होते हैं तब जाकर कोई कानून बनता है, मतलब वो लीगल कानून माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधेयक यानी इस विधेयक ने फरवरी 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है। विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक कहने पर, तलाक जैसे तलाक कहकर मुस्लिम लोगों में तलाक दे दिया जाता है यानी डाइवोर्स कर दिया जाता है, कहने वाले पुरुष यानी पति को कारावास की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई, अब जैसे बिल जो है पारित हो गया, अगर अब कोई तलाक वगैरह कहता है तो उसे कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 3 साल तक वो सज़ा हो सकती है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही अदालत का फैसला होने तक, अदालत का जब तक क्लियर फैसला नहीं हो जाता कि इन्हें तलाक लेना है नहीं लेना है, एक साथ रहना है, जब तक बच्चे जो हैं माँ के संरक्षण में रहेंगे, यानी माँ उनकी देखभाल करेगी, माँ के पास बच्चे रहेंगे। इस दौरान पति को गुजारा भत्ता देना होगा, यानी जो भी सर्वाइवल जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो पति की तरफ से देना होगा। ज्ञातव्य है कि तत्काल 3 तलाक को तलाक हिंद कहा जाता है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी, अगर सही लगी है, पसंद आई है वीडियो, सो गाइज़ प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग दिस।